हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनय कांत सर आपके सामने ये क्षेत्रमिति का दूसरा एपिसोड लेके आया हूँ। इससे पहले की एपिसोड में आपने पढ़ा था त्रिभुज के परिचय के विषय में, जिसमें एक विमीय आकृति, द्विविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति क्या होता है, आपने इसके विषय में पढ़ा था। और उसके बाद हमने बताया था कि जो दूसरा एपिसोड होगा, उस दूसरे एपिसोड में हम लोग त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। सो आज हम लोग त्रिभुज के विषय में स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इस वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है। चलिए ज़्यादा टाइम जाहिर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिभुज क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रि प्लस भुज। देखिए, त्रि प्लस भुज, त्रि प्लस भुज, त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब होता है भुजा या रेखा। दोनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि वैसी आकृति, वैसी समतलीय आकृति, समतल में बनाने योग्य आकृति जो तीन रेखाओं से मिलकर बना हुआ हो या तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ हो। जो आकृति तीन रेखाओं से मिलेगा और तीन रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। सपोज करो, देखो, मान लो ये एक लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। हमने तीन दिखा दिए। अगर हम लोग ऐसे कर दें तो क्या ये त्रिभुज बनेगा? तीन रेखाओं से तो हो गया, लेकिन त्रिभुज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आकृति बंद नहीं है, इधर से खुला हुआ है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से, देखो, ये ऐसे करके बंद कर दिए। अब तीन भुजाओं से क्या हुआ? घिरी हुई बंद आकृति हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ परिभाषा लिख दिए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट ना हो और यहाँ से देख करके हम लोग जल्दी जल्दी एपिसोड को ख़त्म कर सके, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से हम लिख चुके हैं। आप यहाँ से ये उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी इसको समझा देते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब देखो, ये त्रिभुज बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीन भुजा हुआ। ठीक है, तो त्रिभुज में कितने भुजाएं हो गई? एक, दो और तीन। तीन भुजाएं हो गई। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होती है। कोण मतलब समझते हैं? कोण मतलब होता है कि जहां पे दो रेखाओं मिलती है, दोनों रेखाओं के मिलने से जो बनी आकृति अंदर में बनता है, दो रेखाओं के मिलने से उसके बीच जो झुकाव आता है, उसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो तीन भुजाएं हो गई, उसके तीन कोण भी हो गए, और तीन शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष मतलब दो रेखाओं के मिलने से, जहां दो रेखाएं आपस में मिलती है एक बिंदु पे, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष हो गए। आप लोग इसका नाम रख करके आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। यहाँ देखिए, विस्तार से लिखे हुए हैं। तीन शीर्ष क्या हो गए? ए, बी, सी। आपको कभी भी कोई पूछेगा शीर्ष का नाम तो आप बोलेंगे ए शीर्ष है, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है। ठीक है, कभी भी ए बी शीर्ष नहीं बोलेंगे। शीर्ष जब भी होता है तो जहां पे दो रेखाएं आपस में मिलती है जिस बिंदु पे, उसी बिंदु का नाम होता है शीर्ष। तो हम लोग बोलेंगे शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है। उसके बाद तीन भुजाएं, देखिए ये तीनों भुजाएं हैं। तो भुजा का क्या नाम है? ए बी। ठीक है, ए बी भुजाएं। हम लोग ए बी बोलो चाहे बी ए बी बोलो, दोनों तो एक ही रेखा हुआ ना। उसके बाद बी सी बोलो चाहे सी बी बोलो, एक ही रेखा हुआ। ए सी बोलो
चाहे सी ए बोलो, वो भी एक ही रेखा होगा। तो क्या हुआ, 3 भुजाएं हो गई, ठीक है, और 3 कोण। देखिए कोण क्या होता है, ये इसको कोण बोलते हैं, ये कोण बोलते हैं, ये कोण। हम लोग बोलेंगे इस कोण का क्या नाम है। कोई कोई विद्यार्थी क्या लिखता है, कोण ए लिखता है, ठीक है। कोण ए लिखने से कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी हिसाब में दिक्कतें आती है। कैसे, ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से एक और रेखा निकल गया, ऐसा कोई आकृति मान लो बन गया, चतुर्भुजाकार आकृति बन गया, तो पूछेगा इस कोण का क्या नाम है। तो यहाँ पूछेगा कौन सा कोण बन रहा है, आपको इस विषय में पूछेगा तब भी आप ए बोल देंगे, इसका नाम तब भी आप ए बोल देंगे, तो पता नहीं चलेगा ये का मतलब आप इसके विषय में कर रहे हैं चाहे इसके विषय में। ऐसे कंडीशन में अगर इसके विषय में कर रहे हैं तो आप बी ए सी अगर बोलेंगे तो समझ जाएगा यही है, ये नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप कोण ए भी बोल सकते हैं, चाहे बी ए सी भी बोल सकते हैं। डिस्टर्ब तब होता है जब एक ही शीर्ष पर 2-3 कोण बनते हैं। तो आप लोगों को दोनों चीज अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। कोण ए बोलो चाहे बी ए सी बोलो, मतलब जो कोण बोलेंगे उस कोण में जो बीच का जो नाम आएगा, बीच का जो नाम आएगा, बीच का नाम वो जिसके विषय में रिप्रेजेंट कर रहे हो वो शब्द बीच में आना चाहिए। और ये दोनों साइड में आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो। कहने का मतलब बी ए सी बोलो चाहे सी ए बी बोलो, दोनों आपका चलेगा, ठीक है। दूसरा कोण बी को आप ए बी सी भी बोलो चाहे सी बी ए भी बोल सकते हो, ठीक है। और तीसरा कोण सी है, तो कोण सी को ए सी बी भी बोल सकते हो, चाहे बी सी ए भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 3 कोण, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है। देखो ये सब नाम जो है ना, जब आदमी विद्यार्थी समझते नहीं तो ये सब नाम काफी डिस्टर्ब करते विद्यार्थियों को। और ये सब क्लास 5-6 के थोड़ा जूनियर लेवल के, हम थोड़ा जूनियर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और 4-5 एपिसोड के बाद आपका 9th में भी प्रवेश कर जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान देने योग्य है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं होती है कि कोई भी त्रिभुज हो और कोई भी त्रिभुज का कोई भी शीर्ष पकड़ लो, कोई भी शीर्ष पकड़ लो, चाहे ए पकड़ लो, चाहे बी पकड़ लो, चाहे सी पकड़ लो, कोई भी शीर्ष पकड़ लो, और वो शीर्ष अगर पकड़ते हो तो शीर्ष के या कोण के सामने वाली, ठीक सामने वाली जो भुजाएं होगी उसी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा बोलेंगे, ठीक है। ए है तो ए की सम्मुख भुजा क्या होगा, बी सी होगा। कोण बी की सम्मुख भुजा क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए सी है। और सी के सामने वाली भुजा क्या होगा, ए बी होगा। वही पता है, ए के सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा बी सी, बी के सम्मुख भुजा ए सी और सी की सम्मुख भुजा है ए बी, ठीक है। उसके बाद सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और इस भुजाएं के सामने वाला कोण सम्मुख कोण कहलाता है। ए बी भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण है, सी है, मतलब कहेंगे भुजा ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी कहेंगे। भुजा ए सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, बी होगा। भुजा बी सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, ए होगा। आई होप आप समझ गए होंगे सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण क्या होते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीजें, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे ये कुछ नहीं होता, यही से कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे, यहाँ देखिए यही लिखेंगे, ए बी का सम्मुख भुजा ए सी कौन सी है, बी सी का सम्मुख कोण कौन ए है, ए सी का सम्मुख कोण कौन बी है, ठीक है। ए सी का सम्मुख कोण कौन बी है। अब हम लोग चलेंगे शीर्षलम। शीर्षलम क्या होता है, शीर्षलम होता है कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को पकड़ ले, चाहे शीर्ष ए पकड़ लीजिए, चाहे शीर्ष बी पकड़ लीजिए, चाहे शीर्ष सी पकड़ लीजिए, किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके ठीक जो सामने वाली भुजाएं होगी, सामने वाली भुजाओं, उस सामने वाली भुजाओं पर
90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचिए। 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचिए। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज है, दिख रहा है त्रिभुज। और यहाँ से एक 90 डिग्री बनाते हुए एक ऐसा रेखा खींचिए। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचिए, ठीक बीचों बीच। ये क्या कहलाएगा? शीर्षलंब कहलाएगा। और भुजा बी से बीचों बीच नहीं, बीचों बीच मतलब केवल 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ऐसी रेखा जो इसके आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होना चाहिए। भुजा बी से भी अगर इसके जो सामने वाली भुजा AC है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। चाहे भुजा C से AB पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, तो ये जो रेखाएं होगी ये क्या कहलाएगी? इस त्रिभुज का शीर्षलंब। अगर आप MNO नाम दे दें तो हम बोल सकते हैं AM या CO या BN, ये त्रिभुज का क्या है? शीर्षलंब है। सिंपल सी चीज है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचे गए लंब शीर्षलंब कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं माध्यिका की ओर। माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु। ठीक है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, हम लोग ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए ये त्रिभुज ऐसा लेते हैं, ऐसे त्रिभुज लेते हैं, ऐसे त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा पकड़ लीजिए। अगर मान लीजिए ये भुजा पकड़ते हैं तो इस भुजा का ठीक आधा से इसके सामने वाला जो शीर्ष है उसको मिलाने वाली जो रेखाएं होगी, इस रेखा का नाम है माध्यिका। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा ही तो शीर्षलंब भी होता है। देखो, शीर्षलंब हमने क्या बताया था? शीर्ष से उसके सामने वाली जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, उस पर एक ऐसी रेखा खींचिए जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाएं होगी वो इस त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाएगा। लेकिन माध्यिका क्या होती है? ये भुजा के मध्य बिंदु को पकड़ते हुए जो शीर्ष तक रेखाएं खींची जाती है। किसी किसी त्रिभुज में शीर्षलंब माध्यिकाएं समान ही दिखता है। जैसे हम लोग समबाहु त्रिभुज ले लेंगे तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर इसमें अगर शीर्षलंब खींचेंगे चाहे माध्यिका खींचेंगे, दोनों एक ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बताएंगे। आप लोग केवल ये शीर्षलंब समझ गए और ये माध्यिका समझ गए। ठीक है, उसके बाद अब त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं हम शीर्षलंब माध्यिका एक बार और समझेंगे। पिक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ खींचे हुए हैं। त्रिभुज, अगर कोई आपसे पूछ दे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कई जगह हमने देखा है कि कोई पूछता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप उसको बोलोगे कि 3 प्रकार के, तो कहेगा आपका गलत है। किसी को बोलोगे 6 प्रकार के, तो वो भी कहेगा गलत है। आपसे अगर कोई पूछ रहा है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले आप उनसे ये पूछिए कि त्रिभुज भुजा के आधार पर बोले चाहे कोण के आधार पर बोले। अगर भुजा के आधार पर पूछे तब भी 3 प्रकार का होता है, कोण के आधार पर भी 3, लेकिन आपको किसके आधार पर पूछना ये उससे पूछना जरूरी है। अगर भुजा के आधार पर देखा जाए तो भुजा के आधार पर का मतलब है कि इसमें केवल हम लोग भुजा पर चर्चा करेंगे, हमको उसके कोण से मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो हम लोग इस त्रिभुज में भुजा पर डिस्कस करेंगे, इसके कोण से हमको कोई मतलब नहीं होगा, कोण से मतलब नहीं होगा, केवल भुजा पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग उसके केवल भुजा पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज है ना, इसकी ये भुजाएं कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस पर डिस्कस। इसके बीच क्या कोण बन रहा है हमको इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो भुजा के आधार पर अगर देखा जाए
तो जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपने कहीं ऐसा खेल देखा है क्या? ये देखिए, इसमें देखिए हम लोगों ने नाप करके रखा, ये 8 ये भी हम लोग नापे थे, इसके से 8 था, ये भी 8 था और ये भी 8 था, तीनों 8-8 साइज का था। हम लोग इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि इसको तीनों रेखाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। इस आकृति को हम लोग जमीन पे खींचेंगे ऐसे करके, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग फीता से नापेंगे ये लाइन, और यहाँ से यहाँ तक जो फीता से नापेंगे ये लाइन, तीनों लाइन आपस में बराबर अगर मिलता है, हम कहेंगे कि ये जो जमीन की जो आकृति है ये समबाहु त्रिभुज के आकार की है। क्लियर हो गया समबाहु त्रिभुज क्या होता है? उसके बाद समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं, एक ये भुजा एक ये भुजा, दो भुजाएं देखो एक समान लग रहा है देखने में। हम लोग नापे हैं, ये 14 था, ये भी 14 था, यहाँ से यहाँ तक 14 था, यहाँ से यहाँ तक 14 था, और ये भुजाएं अलग थी। अगर ये भी 14 कर देंगे तो समबाहु हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर ये छोटा भुजा है, तो दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजाएं अलग हो, तो हम लोग उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये जो नहीं कितना लंबा ही होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये और ये बराबर होना चाहिए, ये बड़ा भी हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी ये दो भुजा बराबर मिले, तीसरी भुजा कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, अलग अलग, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज हमने बनाया है, ये देखिए, आपको तो विषम बाहु त्रिभुज ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका साइज 7 है, इसका साइज 8 है और इसका साइज 9 है। 7, 8, 9 सेंटीमीटर का ये भुजा है। आप लोग कई डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसको जमीन पे मान लो खींचेंगे तो ये 9 है, ये 8 है और ये 7 है। देखो देखने से लग रहा है ये 9, ये 8, ये 7। बताओ अगर तीनों का साइज अलग अलग हो तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। लोग समझ गए? देखो कहीं भी त्रिभुज में हम कोण का चर्चा किए नहीं किए ना, केवल उसके लाइन की चर्चा किए ना। अब कोण के आधार पर हम लोग कोण को देखेंगे, कोण के आधार पर हम लोग कोण देखेंगे। ठीक है, कोण के आधार पर क्या होता है? कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक कोण जिसका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ऐसा होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा होता है। ठीक है, अब ऐसा ही ना समझिए, कहीं भी त्रिभुज का ऐसा भी हो सकता है, केवल एक कोण समकोण उसका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी समकोण हो सकता है, किसी भी प्रकार का समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो ये चीज सब क्या हुआ? समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण। ठीक है, जब समकोण बोलेंगे इसको इसी भुजा का लाइन कितना भी हमको उससे मतलब नहीं है। न्यून कोण, जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण हो, सभी कोण न्यून कोण हो। ठीक है, जैसे हम लोग ये त्रिभुज बनाते हैं, देखो इस त्रिभुज को ये तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, समकोण देखिए, देखो ये कोण बिल्कुल समकोण है, तो ऐसा त्रिभुज समकोण होता है ना। इसका ये कोण दिख रहा है, ये कोण बिल्कुल 90 डिग्री है, हम 90 डिग्री लगा करके ही काटे हैं। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप ये देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज आप देख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री आखिर 90 से छोटा हुआ ना,
न्यून कोण किसको बोलते हैं? जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसका 90 डिग्री से छोटा, तो ये क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसी आकृति मिलेगा जिसका ये सारे कोण 90 डिग्री से छोटा हो, आप लोग इसे चांद से नाप करके देख सकते हैं। अगर नापने आता है तो 90 डिग्री से छोटा मिलेगा। आप एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो जो आकृति बनेगा आप उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, क्योंकि दो कोण 90 डिग्री ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री ज़्यादा अगर एक दो हो गया तो फिर सूत्र होता है कि त्रिभुज का कोई भी कोण, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो चूंकि दो अगर 90 डिग्री ज़्यादा हो गया तो दोनों का योगफल खुद 180 से ज़्यादा हो गया, तो फिर कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। इसीलिए ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे तीनों त्रिभुज में समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, उन सारे त्रिभुजों में हम लोग शीर्षलंब कैसे खींचते हैं और माध्यिका कैसे खींचते हैं, एक बार खींच करके हम लोग फिर से दिखाते हैं। आप भी एक बार घर पे प्रैक्टिकल कीजिए। समझ में न आए तो एक बार मेरा ये वीडियो देखिए मैं कैसे खींचता हूं। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के नियम से हम लोग क्या बताया शीर्षलंब खींचने के लिए? शीर्षलंब खींचने के लिए बताया है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज में तो खुद 90 डिग्री पहले से ही होता है। तो इसका मतलब हुआ कि समकोण त्रिभुजों में शीर्षलंब जो होगा वो खुद समकोण त्रिभुज का जो लंब रेखाएं होगी, खड़ी रेखाएं, वो खुद शीर्षलंब होगी, यानी एक्स्ट्रा अलग से शीर्षलंब इसमें नहीं खींच सकते। ठीक है, अगर न्यून कोण हो इस पर शीर्षलंब खींचने के लिए कहेगा। हाँ, इसमें अगर माध्यिका कहेगा खींचने के लिए, तो माध्यिका क्या होती है? ये जो आधार होती है, इसके जो मध्य बिंदु होंगे, इसको मिलाने वाली रेखा ये माध्यिकाएं होंगी। आप लोग इसको नोट कर लें। इसमें अगर शीर्षलंब पूछेगा तो ए बी होगा, माध्यिका पूछेगा तो एडी होगा। ये समकोण में हो गया। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज देखिए ए बी सी, इसमें अगर हमको शीर्षलंब खींचने के लिए कहेगा, देखो ये शीर्षलंब हो गया। ठीक है, और इसमें अगर माध्यिका खींचने के लिए कहेगा तो आपको ये, चूंकि ये समबाहु टाइप का दिख रहा है, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी भुजा को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा शीर्षलंब और माध्यिका में डिफरेंस पता चल सके, नहीं तो लाइन एक पर एक ऐसा लगेगा दिखने में। अब अगर न्यून कोण त्रिभुज है ये, अगर इसमें शीर्षलंब खींचा जाए तो देखो ये ऐसा शीर्षलंब होता है, सेम 90 डिग्री, और माध्यिका कहे तो इसकी भुजा के जो मध्य बिंदु होंगे उसको मिलाने वाली रेखा माध्यिका होगी। आपको साफ दिख रहा है शीर्षलंब और माध्यिकाएं क्या होती है। समकोण त्रिभुज में शीर्षलंब क्या होती है? जो उसका लंब रेखा हो वही शीर्षलंब होती है। माध्यिका देखो ये है। न्यून कोण त्रिभुज में भी ये शीर्षलंब है और माध्यिका ये है। अधिक कोण त्रिभुज देखा जाए, अधिक कोण त्रिभुज देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर इसमें शीर्षलंब का कहा जाए खींचने के लिए यहाँ से, तो शीर्षलंब तो हमें हमेशा पता है आधार पे लंब होता है, लेकिन लंब तो ऐसी सीधी रेखा होती है। तो फिर ऐसे कंडीशन में इसको क्या करना, वो बढ़ाना पड़ता है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में शीर्षलंब क्या होगा? त्रिभुज के बाहर होगा। ये एकदम नोट करने वाला बात है। ठीक है, अब माध्यिका क्या होगी? ये भुजा का जो मध्य बिंदु होगा उसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी? माध्यिका होगी। ठीक है, ओ पी क्यू, तो यहाँ क्या होगी? एम पी शीर्षलंब होगा और एम एन क्या होगा? माध्यिका होगा, माध्यिका होगा। ए एम शीर्षलंब होगा, ए एन माध्यिका होगा। माध्यिका शीर्षलंब समझ गए अच्छी तरह से। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज के विषय में भी समझ लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग शीर्षलंब खींचना चाहें
तो यहाँ देखिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग को शीर्षलंब खींचना हो तो यहां से जो शीर्षलंब खींचेंगे ये हमारा क्या होगा, शीर्षलंब होगा। और हम लोग इसका माध्यिका अगर खींचना चाहें तो माध्यिका भी क्या होगा, इसका अलग से माध्यिका नहीं होता, इसका शीर्षलंब के ऊपर ही माध्यिका चढ़ जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे। अभी नोट में आप याद रखें कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखा होती है, ठीक है, एक ही रेखाएं होती है। समद्विबाहु में देखा जाए तो इसमें भी वही बात है। समद्विबाहु त्रिभुज में भी अगर शीर्षलंब माध्यिका खींचा जाए तो इसमें भी वही बात है। इसमें बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इसमें भी शीर्षलंब माध्यिका हम लोग अलग से नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। हालांकि न्यून कोण त्रिभुज रहेगा तो, अधिक कोण त्रिभुज ऐसा अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तब हम लोग इसका जो शीर्षलंब खींचेंगे वो त्रिभुज के बाहर खींचेंगे। उसके बाद अगर समकोण त्रिभुज में देखा, ये विषमबाहु त्रिभुज में देखा जाए तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा होता है। अगर इसमें शीर्षलंब माध्यिका खींचना हो तो इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ से शीर्षलंब ऐसी होगी और माध्यिका इसका जो ठीक आधा होगा, ऐसे कर खींचेंगे। तो समझ गए, समबाहु और समद्विबाहु दोनों में शीर्षलंब और माध्यिका सेम होती है, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब माध्यिका अलग अलग होती है। ये एक चीज यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज में हम लोग बराबर भुजाओं के बीच शीर्षलंब खींच रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाओं के बीच शीर्षलंब खींच रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस दोनों भुजा के बीच शीर्षलंब अगर नहीं खींच के अदर से खींचे तो शीर्षलंब माध्यिका की लंबाई डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग ये भी समझ गए। अब एक पढ़ते हैं समद्विबाहु समकोण किसको कहते हैं। समद्विबाहु समकोण क्या होता है ये देखिए। समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है जो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो तो समद्विबाहु हो गया, लेकिन बराबर भुजाओं के बीच का कोण समकोण होना चाहिए। बराबर भुजाओं के बीच का कोण समकोण होना चाहिए। जैसे देखिए ये देख रहे हैं, हम लोग इसको नापे हैं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये दोनों 8-8 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो जब भी आपको समद्विबाहु समकोण बनाना चाहेगा तो आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, या ऐसा भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये भुजा दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। वो हो गया समद्विबाहु समकोण, ठीक है। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, ये हो गया, यही नोट था समद्विबाहु समकोण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो ये सारे त्रिभुज पढ़े, इस त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या होती है? परिमाप होती है कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है। मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, आप देख रहे हैं ना इसको, ये त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज का आपको कहेगा कि इसके चारों ओर टेप साटना है, कितना टेप लगेगा? तो मान लीजिए देखिए ये वायर है, ठीक है। हम इसके वायर को साइज को नापते हैं, देखिए ऐसे करके नापे, ठीक है, देख रहे हैं ना। देखो ऐसे नाप लिए, यहाँ तक वायर पकड़ लिए, अब फिर ऐसे नाप लिए, इस वायर को पकड़ लिए, अब फिर ऐसे नाप लिए, देखो इस वायर को पकड़ लिए, यानी टोटल वायर इतना हुआ। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वायर कितना लंबा है, तो ये वायर उतना ही लंबा है जितना ये त्रिभुज के तीनों ओर की लंबाई का योग है ना। ये वायर कितना लंबा होगा? मान लीजिए ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज को अगर हम लोग यहाँ खींचते हैं, मान लो ऐसे करके खींचते हैं, ये कितना, इस पे हालांकि लिखा हुआ है ये 8 है, सॉरी ये 8 था, ऐसे त्रिभुज कर दें, ये 8 था, ये 8 था, इसको नापे थे 10 था, ये 10 सेंटीमीटर था। तो इसका मतलब जाएगा ये टोटल कितना हो जाएगा?
8 8 10 8 8 16 16 10 26, ये टोटल हो जाएगा साइज 26। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी, अगर हमको कहेगा कि ए बी सी, ये पूरे त्रिभुज का कहेगा परिमाप निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाप कहेगा निकालने क्या करेंगे हम लोग, 8 + 8 + 10 26, तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ दिए, तब तो ये आ गया 26 ना। यानी कि परिमाप बराबर क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग, ए बी + बी सी + ए सी।